चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गंगोत्री जीएस एकेडमी में। मैं गौतम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, ठीक ठाक होंगे और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चल रही होगी। आप तमाम छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जेएसएससी के द्वारा एग्ज़ाम का कैलेंडर जारी कर दिया गया है और लगभग सितंबर से अक्टूबर तक सभी एग्ज़ाम जो चल रही है, जिसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है कि वो सभी समाप्त हो जाएगा। उसमें सारा कैलेंडर में दे दिया गया है कि कब से कब एग्ज़ाम होगा और उसका रिजल्ट कब आएगा। तो लगभग उस कैलेंडर को देखने से यह साबित होता है, शेड्यूल को देखने से यह पता चलता है कि लगभग सितंबर अक्टूबर के लास्ट तक आपका सभी एग्ज़ाम का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और जिसको लेकर के सबसे ज़्यादा आप लोगों में उत्साह, जुनून और चिंता भी थी। सीजीएल सरकार के लिए भी सरदर्द बना हुआ था, तो सीजीएल का भी डेट घोषित कर दिया गया है। उसको भी जल्द से जल्द कराने के लिए सरकार जो है प्रतिबद्ध है। तो चलिए आप अपने एग्ज़ाम को जारी रखिए और उसको बेहतर से बेहतर बनाने का लगातार प्रयास करिए। मेरा भी यही प्रयास रहेगा कि आपके सभी परीक्षाओं में मेरी जो भी सहयोग बन सके लगातार करता रहूँगा, या तो सीजीएल हो या अभी सहायक आचार्य जो चल रहा है तो उससे संबंधित लगातार मैं कुछ गेस्ट क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ। इसके अलावे पहले भी वीडियो में लगातार डालता आ रहा हूँ, ठीक है, अलग अलग सेशन बनाता आ रहा हूँ। तो सीजीएल के लिए भी मैं अपने इस चैनल से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। चलिए आज का पहला सवाल है, देखिए आज का पहला सवाल, भारत में आज का पहला सवाल है, भारत में निम्नलिखित में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। आपको बताना है कि भारत में किस राज्य की तटरेखा जो है सबसे लंबी है। ऑप्शन है आपके पास पंजाब, ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरल और गुजरात। तो किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? इसका सही आंसर है गुजरात। यदि कभी एग्जाम में आ जाए तो सबसे लंबी तटरेखा जो है गुजरात की है। इसके अलावा सबसे छोटी जो तटरेखा है वो गोवा की है, ठीक है। गोवा सबसे छोटा, याद रखिएगा, सबसे छोटी तटरेखा या सबसे छोटी तटीय सीमा बोल सकते हैं, और सबसे बड़ी गुजरात का है। तो इसका सही आंसर ये गुजरात होगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ क्रम को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, कुछ क्रम को ध्यान में रखना है। तट रेखा की लंबाई से संबंधित सबसे लंबी जो तटीय सीमा है वो गुजरात की, पहले नंबर पे गुजरात आता है। कभी कभी क्रमवार सजाने के लिए भी आपको दे दिया जाता है कि क्रमबद्ध रूप से डिसेंडिंग ऑर्डर में आप उसको सजाइए या मिलान करिए, इस प्रकार से सवाल देगा। तो सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश का स्थान आता है। तीसरे नंबर पे तमिलनाडु, तीसरा नंबर पे तमिलनाडु, चौथा नंबर पे महाराष्ट्र है, चौथा नंबर पे महाराष्ट्र, और पांचवा नंबर पे केरल। तो चार ऑप्शन रहता है, कम से कम चार तो आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। तो सबसे लंबी तटीय सीमा गुजरात की है, दूसरी सबसे लंबी तटीय सीमा आंध्र प्रदेश की है, तीसरी तमिलनाडु की, चौथी महाराष्ट्र की और पांचवा केरल की, और सबसे छोटी तटीय सीमा जो है वो गुजरात की है।
तो सबसे छोटी तटीय सीमा गोवा की है, ठीक है, सबसे छोटी गोवा की है, याद रखिएगा। अगला सवाल, गारो खासी जयंतियां, गारो खासी एवं जयंतियां पहाड़ियां संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में किसका भाग है? आपको बताना है कि गारो खासी जयंतियां जो है, गारो खासी जयंतियां जो कि मेघालय के पठार में स्थित है, उत्पत्ति एवं संरचना के दृष्टिकोण से किसका भाग है? ऑप्शन है आपके पास अराइकायोमा पर्वत, प्रायद्वीपीय पठार, तीसरा हिमालय पर्वत श्रेणी और चौथा है पूर्वोत्तर की पहाड़ियां। तो सभी लोग इसका आंसर दीजिए फटाफट। इसका सही आंसर होगा पूर्वोत्तर की पहाड़ियां, ठीक है, सही आंसर है पूर्वोत्तर की पहाड़ियां। जब आप पूर्वोत्तर की बात करते हैं, ठीक है, पूर्वोत्तर की जब बात करते हैं तो यहाँ पे कई पहाड़ियों का क्रम आपको देखने को मिलेगा। जैसे पूर्वोत्तर में पहाड़ियों का क्रम यदि देखिए, पूर्वोत्तर में पहाड़ियों का क्रम, पहाड़ियों का क्रम ये क्या है, इसको देखिए, देखिए दाखला, दूसरा मीरी, तीसरा अबोर, चौथा मिसमी और पांचवा होगा पटकोई बूम, पटकोई बूम। और ये जो क्रम है ये पश्चिम से पूरब है, पश्चिम से पूरब, ठीक है। तो डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी आप जब देखिएगा तो सबसे पहले डाफला होगा, सबसे पहले डाफला वेस्ट की ओर, उसके बाद डाफला के बाद मीरी होगा, वेस्ट से शुरू करेंगे, ये वेस्ट, अबोर, उसके बाद होगा मिसमी और मिसमी के बाद होगा पटकोई बूम। तो पटकोई बूम ईस्ट में है। इस प्रकार से ईस्ट टू वेस्ट आप क्रम देख सकते हैं। अब कभी कभी यह भी सवाल पूछ दिया जाता है कि क्रम में आप सजाइए, या तो पूरब से पश्चिम आपको दिया जाएगा, पूरब से पश्चिम का क्रम दे दिया जाएगा, या तो पश्चिम से पूरब का क्रम आपसे पूछा जाएगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। पूर्वोत्तर की पहाड़ियां, इसके अलावे, इस क्रम के अलावे भी आपको देखने को मिलेगा गारो खासी जयंतियां। पुनः देखिएगा वेस्ट टू ईस्ट फिर एक क्रम दिखाई पड़ता है, वेस्ट टू ईस्ट एक और क्रम दिखाई पड़ता है, गारो खासी जयंतियां, मिकीर, और ये सभी जो है ये मेघालय के पठार में, मेघालय का पठार। और मेघालय का पठार का दूसरा नाम शिलोंग का पठार भी बोला जाता है, शिलोंग का पठार। और मेघालय का पठार या शिलोंग का पठार जो है वो प्रायद्वीपीय भारत का ही भाग माना जाता है, जो कि मालदा गैप से प्रायद्वीपीय पठार से अलग होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये भी सवाल पूछ दिया जाता है कि किस गैप के द्वारा या किस भूआकृति के द्वारा या किस भौतिक विभाग के द्वारा प्रायद्वीपीय पठार से मेघालय का पठार अलग है। तो याद रखिएगा मालदा गैप के माध्यम से, मालदा गैप के द्वारा प्रायद्वीपीय पठार से मेघालय का पठार अलग होता है। तो गारो खासी जयंतियां याद रखिएगा, ये पूर्वोत्तर की पहाड़ियां। इसके अलावे विश्व में सबसे अधिक वर्षा का स्थान मासिन राम है, जो खासी की पहाड़ी में है, ठीक है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा का स्थान मासिन राम, जो खासी की पहाड़ियों में स्थित है। इसके अलावे अराइकायोमा के बारे में याद रखिएगा, अराइकायोमा, ये जो है अराइकायोमा, ये पटकोई बूम का ही विस्तार माना जाता है, पटकोई बूम का विस्तार मानते हैं इसको,
ठीक है, भूगर्भ शास्त्री के द्वारा इसका पटकोई भूमि का ही विस्तार माना जाता है। और अराइकाइओमा जो है भारत और म्यांमार के मध्य सीमा का निर्धारण करता है, याद रखिएगा, भारत और म्यांमार। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा पर्वत भारत और म्यांमार के मध्य सीमा का निर्धारण करता है। तो याद रखिएगा, अराइकाइओमा पर्वत भारत और म्यांमार के बीच सीमा का निर्धारण करता है। इतना समझ में आया? जहां पे भी कोई दिक्कत हो, तकलीफ हो, ठीक है, परेशानी हो, आप कमेंट कर सकते हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। आप कमेंट करिए, जहां पे जो दिक्कत हो आप YouTube के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए। और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि बेहतर से बेहतर सेशन आपको मिल सके, ठीक है। चलिए, मैं ये भी प्रयास कर रहा हूं कि आने वाले समय में करेंट से संबंधित भी कुछ सेशन लाऊंगा, आपको करेंट की भी जानकारी इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो चलिए अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं। तीसरा सवाल, निम्न में से कौन सा द्वीप जापान का सबसे छोटा द्वीप है? आपको बताना है कि कौन सा द्वीप जापान का सबसे छोटा द्वीप है। देखिए, जापान के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, तो जापान जो है द्वीपीय देश है। जापान द्वीपीय देश माना जाता है और यहाँ पे 4 द्वीप पाए जाते हैं, 4 मुख्य द्वीप, 4 द्वीप, होन्शु, होकाइडो, होन्शु, होकाइडो, शिकुकु और क्यूशु। इन्हीं 4 द्वीपों से मिलकर जापान बना है, ठीक है, ये जापान। अब देखिए, होन्शु जो है ये सबसे बड़ा है। होन्शु क्या है? सबसे बड़ा है। जबकि शिकुकु जो है, ये शिकुकु सबसे छोटा है, सबसे छोटा। तो जापान का सबसे छोटा द्वीप कौन सा होगा? क्यूशु। जापान का सबसे छोटा द्वीप क्यूशु, ये याद रखिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल, निम्न में से सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? आपको बताना है कि सतपुड़ा देखिए भाई, यहाँ पे नंबरिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है, ये 4 नंबर क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। निम्न में सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। आपको सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी बताना है। ऑप्शन है गुरु शिखर, धूपगढ़, पंचमढ़ी और महेंद्रगिरी। तो इसका सही आंसर होगा धूपगढ़, सही आंसर धूपगढ़। गुरु शिखर के बारे में आपको पता है, गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। महेंद्रगिरी भी आपको पता है, पूर्वी घाट की सबसे महत्वपूर्ण चोटी माना जाता है। इसके बारे में 1501 मीटर ऊंचाई माना जाता है महेंद्रगिरी, ये पूर्वी घाट में है, पूर्वी घाट। पहले इसी को सबसे ऊंची चोटी माना जाता था, लेकिन अभी जो है कुछ साक्ष्य में जिंदागढ़ा को माना जाता है 1695 मीटर, ठीक है, 1695 मीटर इसकी ऊंचाई मानी जाती है। तो पहले वाले जो बुक हैं, पुराने वाले बुक हैं, उसमें महेंद्रगिरी आपको देखने को मिलेगा सबसे ऊंचा बिंदु या सबसे ऊंचा पर्वत। लेकिन अभी नवीनतम जो बुक आया है, नया बुक है, उसमें जिंदागढ़ा का भी जिक्र आपको मिलेगा। मेरा भी जो नोट्स है उसमें जिंदागढ़ा दिया हुआ है, ठीक है। हम भी जो नोट्स बनाए हैं उसमें जिंदागढ़ा दिया हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा। कुछ जो विवादित सवाल होता है
या विवादित उसको नहीं कह सकते हैं, अपडेट के कमी होने के कारण वो गलत हो जाता है। ठीक है, जैसे बहुत लोग गरसोप्पा या जोग जलप्रपात को सबसे ऊंचा जलप्रपात भारत का मानते हैं, लेकिन अब जो है वो दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात माना गया है। ठीक है, सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो कुच्चीकली को माना गया है, कर्नाटक में ही है, बाराही नदी पर, जबकि गरसोप्पा या जोग जलप्रपात जो है कावेरी की ही सहायक नदी शरावती नदी पे है। तो इस तरह से कुछ नए अपडेट्स हो रहे हैं, उसको भी आपको ध्यान रखना होगा, तभी आपका एग्जाम जो है सफलतापूर्वक क्लियर हो सकता है, आप एग्जाम उत्तीर्ण हो सकते हैं। तो इन चीजों को भी ध्यान देना है। चलिए अगला सवाल, केंद्रीय आलू संस्थान कहाँ स्थित है? आपको बताना है केंद्रीय आलू संस्थान कहाँ स्थित है। तो फटाफट आंसर दीजिए दोस्तों कि केंद्रीय आलू अनुसंधान कहाँ स्थित है। तो केंद्रीय आलू अनुसंधान शिमला में स्थित है। ठीक है, केंद्रीय आलू संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये शिमला में है। चलिए अगला सवाल फटाफट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। गंडीकोटा घाटी जिसे ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है कहाँ स्थित है? ठीक है, गंडीकोटा घाटी जिसे ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है कहाँ स्थित है? चलिए देखिए, कैनियन नदी के द्वारा निर्मित स्थल रूप है। कैनियन के बारे में आप लोग जानते हैं, कैनियन नदी के द्वारा बनाया जाता है, नदी द्वारा निर्मित स्थल रूप है। और विश्व का सबसे बड़ा कैनियन, विश्व का सबसे बड़ा कैनियन, कैनियन ग्रैंड कैनियन, ग्रैंड कैनियन जो कोलोराडो नदी के द्वारा बनाया गया है। कोलोराडो नदी याद रखिएगा, द्वारा बनाया गया है। तो जो विश्व का सबसे बड़ा कैनियन ग्रैंड कैनियन है, गंडीकोटा घाटी भारत में है, इसी को ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये कहाँ है? तो सही आंसर है इसका आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये गंडीकोटा घाटी जिसको ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। यहाँ से एक और सवाल पूछा जा सकता है कि ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया किस घाटी को कहा जाता है? तो ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया गंडीकोटा घाटी को कहा जाता है। कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी होगा। इसके अलावा विश्व का सबसे बड़ा कैनियन ग्रैंड कैनियन किस नदी के द्वारा बनाया गया? कोलोराडो नदी के द्वारा। कहाँ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक है, इतना याद रखना है। चलिए अगला सवाल, 7वां नंबर क्वेश्चन, दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ठीक है, दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है आपका बैरन द्वीप। ठीक है, बैरन द्वीप। और बैरन द्वीप कहाँ पे है? अंडमान निकोबार आइलैंड में, अंडमान निकोबार द्वीप, याद रखिएगा। देखिए, भारत का जो मुख्य भूमि है, ठीक है, भारत के मुख्य भूमि में कोई भी ज्वालामुखी नहीं, कोई ज्वालामुखी नहीं, लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 2 ज्वालामुखी देखने को मिलता है। पहला है बैरन, और बैरन द्वीप जो है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है।
ये प्रोमिनेंट सवाल है, कई एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कई एग्जाम में ये पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। इसके अलावे एक और सुषुप्त या मृत ज्वालामुखी बोलते हैं, ये नारकोंडम है। ठीक है, नारकोंडम, इसको याद रखना। चलिए अगला सवाल। अंडमान और निकोबार द्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप किस जलमग्न श्रृंखला का हिस्सा है? ठीक है, तो आपको बताना है अंडमान और निकोबार द्वीप किस जलमग्न श्रृंखला का हिस्सा है। ऑप्शन है पेंगुयोमा, अक्साई चीन, अराइकानियोमा और तिएन शान। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है वो किस जलमग्न श्रृंखला का हिस्सा है, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर है अराइकानियोमा। ठीक है, ये अराइकानियोमा का हिस्सा है और अराइकानियोमा भारत म्यांमार के मध्य सीमा बनाते हैं। भारत म्यांमार, ठीक है, भारत म्यांमार। चलिए, तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर अराइकानियोमा हो गया, अराइकानियोमा। ठीक है, अराइकान नहीं होता है, अराइकाई होता है, अराइकानियोमा। चलिए अगला सवाल। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान निम्नलिखित में किस स्थान पर है? आपको बताना है कि राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान निम्नलिखित में किस स्थान पर है। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान निम्नलिखित में किस स्थान पे है? ऑप्शन है गोवा, रुड़की, मुंबई, हरिद्वार। गोवा, रुड़की, मुंबई, हरिद्वार। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की में। रुड़की शैक्षणिक संस्थान के लिए जाना जाता है। ठीक है, शैक्षणिक शहर माना जाता है रुड़की को। यहीं पे राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान स्थित है। चलिए अगला सवाल। ग्यारह नंबर। केंद्रीय मत्स्य नौचालन एवं इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान किस स्थान पर स्थित है? आपको बताना है कि केंद्रीय मत्स्य नौचालन एवं इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान किस स्थान पर स्थित है। ऑप्शन है आपके पास मुंबई, चेन्नई, कोच्चि, कोलकाता। मुंबई, चेन्नई, कोच्चि, कोलकाता। ठीक है, कोलकाता। तो इसका सही आंसर है चेन्नई। केंद्रीय मत्स्य नौचालन एवं इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान चेन्नई में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? आपको बताना है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है। ऑप्शन है अप्राकृतिक स्रोत, ज्वालामुखी क्रिया, भूकंप विज्ञान और प्लेट विवर्तनिकी। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है भूकंप विज्ञान। सही आंसर है भूकंप विज्ञान। ठीक है, भूकंपों का अध्ययन है, भूकंप का अध्ययन। तो भूकंप के अध्ययन करने वाले विज्ञान को या विज्ञान की शाखा को सिस्मोलॉजी, भूकंप विज्ञान कहा जाता है। जबकि भूकंपों का अंकन जो है सिस्मोग्राफ नामक यंत्र से किया जाता है। ठीक है, सिस्मोग्राफ नामक यंत्र से भूकंपीय तरंगों का अंकन किया जाता है। भूकंप के दौरान 3 प्रकार की तरंग निकलती है, पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग। पी तरंग सबसे पहले निकलता है, प्राथमिक तरंग कहलाता है। एल तरंग सबसे लास्ट में निकलता है, सबसे लास्ट में उत्पन्न होता है और सबसे विनाशात्मक है। तो इन तमाम चीजों को भी ध्यान में रखिएगा, आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। चलिए अगला सवाल। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल सीमा
शब्द का प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन है आपके पास होम्स, स्वेस, जेफरीज, डेली। तो ये देखिए यहाँ पे जो सवाल पूछा जा रहा है वो रासायनिक संरचना के आधार पर, रासायनिक संरचना के आधार पर स्वेस महोदय के द्वारा, स्वेस महोदय के द्वारा सबसे पहले सर्वप्रथम पृथ्वी की 3 परतें बतलाई गई है। इसमें सियाल, दूसरा सीमा और तीसरा नीफे। सबसे ऊपरी परत सियाल है, ऊपरी परत सबसे केंद्रीय परत नीफे है और बीच में सीमा, ठीक है, मध्यवर्ती परत। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा स्वेस। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी होगा, ठीक है, स्वेस। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वारीय बंदरगाह? आपको बताना है कि कौन सा ज्वारीय बंदरगाह है, कौन सा ज्वारीय बंदरगाह है। ज्वारीय बंदरगाह जो होगा वो पश्चिमी घाट या पश्चिमी तट पर होगा। देखिए याद रखिएगा, क्योंकि पश्चिमी तट पर ज्वार ज्यादा आता है, पश्चिमी तट पर ज्वार ज्यादा आता है, याद रखिएगा। और भारत में सबसे ऊंचा ज्वार गुजरात के ओखा तट में आता है, ओखा तट, याद रखिएगा। ये भी सवाल पूछा जा सकता है। तो पूछा जा रहा है कौन सा एक ज्वारीय बंदरगाह। तो यहां से आपको ध्यान देना है कि कौन सा ज्वारीय बंदरगाह है। तो आंसर होगा इसका कांडला, आंसर है कांडला। चलिए अगला सवाल, कांगड़ा और कुल्लू घाटी भारत के किस राज्य में है? कांगड़ा और कुल्लू भारत के किस राज्य में है? चलिए इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश, सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। और 1 to 5 का जो एग्जाम हुआ है, ठीक है, 1 to 5 का जो एग्जाम हुआ है उसमें ये सवाल पूछा हुआ है। 1 to 5 का जो एग्जाम हुआ है, 1-1.5 महीना पहले जो एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा गया था। चलिए अगला सवाल, भारत का मुख्य लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह मरमा गोवा किस राज्य में है? ठीक है, भारत का मुख्य लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह मरमा गोवा किस राज्य में स्थित? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात। तो बताइए मरमा गोवा कहाँ स्थित है? मरमा गोवा कहाँ स्थित है? भारत का प्रमुख लौह अयस्क बंदरगाह मरमा गोवा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात। इसका सही आंसर होगा गोवा, ठीक है। मरमा गोवा बंदरगाह गोवा में, गोवा से गोवा याद रखिएगा, गोवा से गोवा याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल 17, भारत में जय हिंद पुल कहाँ है? चलिए जय हिंद पुल आप लोग को बताना है, जय हिंद पुल कहाँ है? जय हिंद पुल कोलकाता में, ठीक है, जय हिंद पुल कोलकाता में। सुभाष चंद्र बोस से जय हिंद याद रखिएगा, जय हिंद का नारा उन्हीं के द्वारा दिया गया था और पश्चिम बंगाल से संबंध रखते थे, ठीक है, लोकप्रिय नेता के रूप में जाने जाते, याद रखिएगा। जय हिंद पुल कोलकाता में है। चलिए, निम्न में से किसे भूकंपों के अध्ययन के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर तो आपको बता चुके हैं, सिस्मोलॉजी। इसका आंसर बता चुके हैं, तो इसमें ज्यादा समय नहीं लगाना है, सिस्मोलॉजी। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसे भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित
में किसे भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है नैनीताल, शिमला, सिक्किम, माथेरन। नैनीताल, शिमला, सिक्किम, माथेरन। तो इसका सही आंसर होगा नैनीताल। नैनीताल, ठीक है। नैनीताल को लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है, भारत का लेक डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। इसके अलावा झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। फिनलैंड, याद रखिएगा, झीलों का देश फिनलैंड है। चलिए अगला सवाल। किबुल लामजाओ दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? आपको बताना है किबुल लामजाओ दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में, ठीक है। तो दुनिया का एकमात्र, एक सवाल यहाँ से और बनेगा, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, कहाँ है? ये तो आप देख रहे हैं, ये सवाल पूछा गया है। दुनिया का सबसे, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ये भी सवाल पूछा जा सकता है। तो आपको बताना है कि ये किस राज्य में है। ऑप्शन है असम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा। असम, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा। इसका सही आंसर है मणिपुर। सही आंसर है मणिपुर। किबुल लामजाओ जो दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है वो मणिपुर में है। चलिए अगला सवाल। सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को किस नाम से जाना जाता है? तो सतलज और काली की नदी के मध्य जो स्थित नदियों का के मध्य स्थित जो हिमालय का भाग है उसको क्या कहते हैं? देखिए, जीएस बुर्राड के द्वारा, जीएस बुर्राड का याद रखिएगा नाम, जीएस बुर्राड के द्वारा हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण किया गया। हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण किया गया। ठीक है। और ये जो वर्गीकरण है नदी घाटियों के आधार पर, नदी घाटियों के आधार पर। सबसे पहला पंजाब हिमालय, ठीक है, PSS याद रखिएगा, P फॉर पंजाब, S फॉर सिंधु और S फॉर सतलज। तो पंजाब, सिंधु और सतलज के बीच में, ठीक है। दूसरा है आपका कुमायूं हिमालय, कुमायूं, KSK, इसके लिए KSK याद रखिएगा, K फॉर कुमायूं, S फॉर सतलज और K फॉर काली। तो कुमायूं हिमालय सतलज और काली के बीच है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, कुमायूं हिमालय, KSK याद रखिएगा, कुमायूं, K से कुमायूं हो गया, S से सतलज हो गया, K से काली हो गया। तीसरा जो है उसको बोला जाता है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय N, K और T, N फॉर नेपाल, K फॉर काली, T फॉर तीस्ता। तो नेपाल हिमालय काली और तीस्ता के मध्य है। और चौथा है आपका असम हिमालय, असम हिमालय। इसके लिए ATD याद रखिएगा, A फॉर असम, T फॉर तीस्ता और D फॉर दिहांग। तो इससे आप इस प्रकार से कीवर्ड से याद रख सकते हैं प्रादेशिक वर्गीकरण हिमालय का, ठीक है। PSS, KSK, NKT और ATD, ठीक है। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज के बीच, कुमायूं हिमालय सतलज और काली के बीच, नेपाल हिमालय काली और तीस्ता के बीच, और असम हिमालय तीस्ता और दिहांग के बीच स्थित। चलिए अगला सवाल। निम्न देशों में से कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है? आपको बताना है कौन सा स्थलरुद्ध देश है। स्थलरुद्ध का मतलब क्या होता है? लैंडलॉक, लैंडलॉक स्टेट, लैंडलॉक स्टेट, लैंडलॉक। इसका सही आंसर है बोलीविया।
बोलीविया जो है लैंडलॉक स्टेट माना जाता है। ठीक है, बोलीविया लैंडलॉक स्टेट। बोलीविया कहाँ है? तो दक्षिणी अमेरिका में। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका, और ये बोलीविया और पेरू की सीमा पर अट्टाकामा डेजर्ट, यहीं पे है अट्टाकामा डेजर्ट, अट्टाकामा मरुस्थल पेरू और बोलीविया की सीमा पर है, याद रखिएगा, दक्षिणी अमेरिका में। चलिए अगला सवाल, निम्नांकित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है? चलिए, निम्नांकित में से संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है, ऑप्शन है शारजाह, दुबई, अजमान और अबू धाबी। सही आंसर क्या है? अबू धाबी। ठीक है, यूएई की राजधानी अबू धाबी है। तो 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी होगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन, जॉर्ज लेमेट्रे द्वारा प्रतिपादित बिग बैंग थ्योरी का विस्तृत रूप में किसने प्रस्तुत किया? तो आपको बताना है जॉर्ज लेमेट्रे जो बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किया था, इनका जो है विस्तृत रूप किसने प्रतिपादित किया, किसने इसको विस्तृत रूप में वर्णन किया है? तो इसका सही आंसर है रॉबर्ट वेगनर। बाकी स्टीफन हॉकिंस के बारे में आपको पता है, ये ब्लैक होल पर काम कर रहे थे, ब्लैक होल से संबंध इनको माना जाता है। एडविन हबल के बारे में आपको पता है, ये मिक्स्ड यूनिवर्स थ्योरी का प्रतिपादन किया गया था इनके द्वारा, मिक्स्ड यूनिवर्स थ्योरी, और इन्हीं के द्वारा बताया गया था सबसे पहले कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। एडविन हबल को याद रखिएगा। कॉपरनिकस को पता ही है कि आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक बोला जाता है, खगोल शास्त्र का जनक। ठीक है, आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कॉपरनिकस को माना जाता है। कॉपरनिकस के द्वारा ही हेलियोसेंट्रिक सूर्य केंद्रित सिद्धांत दिया गया, सूर्य केंद्रित सिद्धांत दिया गया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। पोलैंड के निवासी थे कॉपरनिकस। चलिए अगला सवाल 25, खगोलीय दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई, खगोलीय दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई। देखिए प्रकाश सबसे, इसका सही आंसर तो पारसेक होगा। ठीक, यहाँ पे प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है, याद रखिएगा, दूरी का मात्रक। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है, ये याद रखिएगा, एक प्रकाश वर्ष। और दूरी की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है, और एक पारसेक इक्वल टू 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, प्रकाश वर्ष याद रखिएगा। एक पारसेक 3.26 लाइट ईयर इसमें समाहित होता है। इसके अलावा खगोलीय इकाई के बारे में आप समझिए, ये जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच औसत दूरी है, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य की दूरी को कहा जाता है खगोलीय इकाई। बाकी वर्गमील तो आपको पता ही है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला सवाल, लास्ट सवाल, महान भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंस ने अपनी किस पुस्तक में बिग बैंग सिद्धांत का समर्थन किया? तो आपको बताना है किस सिद्धांत में स्टीफन हॉकिंस ने बिग बैंग सिद्धांत का समर्थन किया। तो ये इसका सही आंसर अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। इसके अलावा कॉस्मोस के बारे में आपको पता ही है, हमबोल्ट के द्वारा कॉस्मोस की रचना की गई। नेचुरल हिस्टोरिका ये हेरोडोटस के द्वारा है, हेरोडोटस सवाल पूछ दिया जाता है बुक से भी। और जियोग्राफिक तो आपको पता है, जियोग्राफिक ये स्ट्रैबो के द्वारा लिखा गया है, स्ट्रैबो याद रखिएगा, स्ट्रैबो। चलिए दोस्तों, आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद आप सभी को, जोहार सभी को। और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद, जोहार सभी को।